स्वागतम बच्चों। पिछले वीडियो में हम संधि के बारे में आलोचना कर रहे थे। तो उस वीडियो में हम लोग आलोचना कर रहे थे कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें से हम स्वर संधि के बारे में आलोचना कर चुके थे। तो आज का हमारा प्रसंग क्या है? आज का हमारा प्रसंग है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या दोनों वर्णों का व्यंजन होते हैं। इसके अनेक भेद होते हैं। जैसे कि संधि के प्रमुख नियम कुछ इस प्रकार से हैं। फिर से मैं कहती हूँ, व्यंजन संधि जैसे स्वर संधि का मतलब होता है 2 स्वरों का मेल होता है। यहाँ पर व्यंजन संधि में 2 व्यंजन का मेल हो सकता है या फिर व्यंजन के साथ एक स्वर का मेल हो सकता है। तो अब आइए आलोचना करते हैं। तो क्या क्या नियम है व्यंजन संधि के? तो पहला नियम यह है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा। हमारा कितना वर्ग होता है? 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। याद है कि नहीं है? तो क वर्ण में 5 जो है क, ख, ग, घ, ङ, क बन जाएगा ग। च क्या बन जाएगा? ज। ट क्या बन जाएगा? ड। इस तरह 5 वो जो पहला वर्ण है वो तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मतलब जो पहला शब्द है उसका अंत वाला अक्षर जो वर्ग व्यंजन का पहला अक्षर है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर कोई स्वर है या फिर य, र, ल, व में से किसी अक्षर है तो वह क का ग बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। यहाँ पर देखिए क के साथ दिक में अंत में क है और अंबर में आरंभ में अ है। क और अ दोनों जुड़कर क के बदले वहाँ पर ग लिखा गया। क पहला वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है। तो इस तरह दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, दिक जोड़ दर्शन, दिग्दर्शन, वाक जोड़ जाल, वाकजाल, वाक जोड़ ईश, वागीश, दिक जोड़ अंत, दिगंत, दिक जोड़ गज, दिग्गज, ऋक जोड़ वेद, ऋग्वेद, दृक जोड़ अंचल, दृगंचल, वाक जोड़ ईश्वरी, वागीश्वरी, प्राक जोड़ ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। यह है पहला नियम। फिर जैसे कि च का बन जाएगा ज, जो दूसरा जो वर्ग का जो वर्ग व्यंजन का दूसरा वर्ग है ग, च का तीसरा वर्ण है ज, च के साथ अगर अ जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा ज। जैसे कि अच जोड़ अंत, अजंत। यहाँ पर च के साथ अ जुड़ रहा है, हो जा रहा है अजंत। अच जोड़ आदि, अजादी। णिच जोड़ अंत, णिजंत। उसी तरह ट का बन जाएगा ड। सठ जोड़ आनन, सड़ानन। सठ जोड़ दर्शन, सड़दर्शन। सठ जोड़ रिपु, सड्रिपु। सठ जोड़ अक्षर, सड़ाक्षर। सठ जोड़ अभिज्ञ, सड़भिज्ञ। सठ जोड़ गुण, सड़गुण। सठ जोड़ भुजा, सड़भुजा। सठ जोड़ यंत्र, षड्यंत्र। सठ जोड़ रस, षड्रस। सठ जोड़ राग, षड्राग। फिर तीसरा वर्ग का तीसरा पहला व्यंजन आता है त, वो क्या बन जाएगा? वो तीसरा वर्ग का तीसरा व्यंजन है द, त बन जाएगा द। जैसे कि सत जोड़ विचार, सद्विचार। जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। सत जोड़ धर्म, सद्धर्म। तत् जोड़ भव, तद्भव। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। सत जोड़ आशय, सदाशय। जगत जोड़ आत्मा, जगदात्मा। सत जोड़ आचार, सदाचार। जगत जोड़ ईश, जगदीश। इस नियम का उपवाद भी है
जैसे कि त के बाद अगर ड ढ आ जाता है, उपवाद मतलब नियम जहाँ पर थोड़ा से बदल जाता है, लागू नहीं होता है, उसे उपवाद कहते हैं। त के बाद अगर ड ढ आ जाए तो त के स्थान पर ड में हलंत, या फिर ज झ अगर आ जाए तो त के स्थान पर ज में हलंत हो जाता है। जैसे कि और त के साथ अगर ल हो जाता है तो त के स्थान पर ल आ जाता है। जैसे कि उत जोड़ डयन उड्डयन, तो का यहाँ पर द नहीं हुआ, ये उपवाद के लिए ये हुआ है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि सत जोड़ जन सज्जन, तो के बाद ज आया तो वो ज बन गया। अगर ओ आता या फिर कोई दूसरा वर्ण आता तब जाके वहाँ पर तीसरा व्यंजन होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा व्यंजन नहीं हो रहा है। उसी तरह उत जोड़ लंघन उल्लंघन, उत जोड़ लेख उल्लेख, तत् जोड़ जन्य तज्जन्य, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल, विपत जोड़ जाल विपज्जाल, उत जोड़ लास उल्लास, तत् जोड़ लीन तल्लीन, जगत जोड़ जननी जगत जननी। ये हो गया पहला नियम व्यंजन संधि का। तो दूसरा नियम क्या है? यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो पहला या तीसरा वर्ण भी पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि फिर से कहती हूँ, अगर किसी वही वर्ग व्यंजन के बारे में कह रही हूँ जो कि कचट तप है, क वर्ग का पहला व्यंजन है क, या फिर तृतीय व्यंजन है ग, उसके बाद अगर उसका पांचवा व्यंजन आए, पांचवा व्यंजन क वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? उ है। च वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? च छ ज झ निय है। ट वर्ग का पांचवा व्यंजन वर्ण ण है। तो जो पहला या फिर तीसरा व्यंजन के बाद अगर पांचवा व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पर वो जहाँ पर जुड़ रहा है वो जो पहला व्यंजन बदलकर पांचवा व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, बाक जोड़ मय, बाकमय हो गया। क के बाद क पहला व्यंजन है, उसके बाद अगर म आ गया तो वो क क्या हो गया? व में परिवर्तित हो गया, वांकमय, व के साथ म मिल गया, कोठवा। उसी तरह दिक जोड़ नाग, क के बाद न आ गया तो क्या हो गया? ये पांचवा, ये नौ भी पांचवा व्यंजन है तो क्या हो गया यहाँ? दिग्नाग। सत जोड़ नारी सन्नारी, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, चित जोड़ मय चिन्मय, सत जोड़ मति सन्मति, उत जोड़ नायक उन्नायक, उत जोड़ मूलन उन्मूलन, अप जोड़ मय अमय, सत जोड़ मान सम्मान, उत जोड़ मान माद उन्माद, उत जोड़ नत उन्नत, वाक जोड़ निपुण वाक निपुण, जगत जोड़ माता जगन्माता, उत जोड़ मत उन्मत, उत जोड़ मेष उन्मेष, तत् जोड़ नाम तन्नाम। तो फिर अभी आता है क्या? तीसरा नियम। तीसरा नियम यह है, अगर त या फिर द, याद रखिए, त या फिर द के बाद च या छ आए तो त और द के स्थान पर च ज या झ हो तो ज ट या ठ हो तो ट ड या ढ हो तो ड और ल हो तो हो जाता है। जैसे च के बाद अगर च या छ कुछ भी हो तो अगर च होगा तो आधा च, जो बीच वाला अक्षर आधा च और एक पूरा च, ऐसा हो जाएगा। अगर त के बाद छ होगा तो आधा च और पूरा छ, इस तरह का हो जाएगा। देखिए, पहला उदाहरण को मैं समझा रही हूँ कैसे हुआ है। जैसे कि सत जोड़ छात्र, यहाँ पर त के बाद छ आया है तो ये जो त पहला वाला सत का जो त था, त व्यंजन, वो च में, आधा च में परिवर्तित हो गया और जो छात्र था उसी तरह छात्र रहा, को क्या हो गया? सच्छात्र। उसके बाद वाला देखिए, सत जोड़ चरित्र, यहाँ पर पहला जो शब्द है उसका अंत वाला वर्ण है त, उसके साथ जुड़ रहा है दूसरा शब्द का पहला वर्ण है च, त और च जुड़कर, दो व्यंजन जुड़कर यहाँ पर एक आधा च, त ठो आधा च हो गया और च पूरा वैसे ही रहा, तो सच्चरित्र। इसी तरह दूसरे उदाहरण क्या है? जैसे कि समुत जोड़ चय समुच्चय, उत जोड़ चरित
उच्चारित, सत जोड़ चित, सच्चित, जगत जोड़ छाया, जगत छाया, उत जोड़ छेद, उच्छेद, उत जोड़ घाटन, उच्चाटन, उत जोड़ चाटन, उच्चाटन, उत जोड़ चारण, उच्चारण, शरत जोड़ चंद्र, शरतचंद, उत जोड़ छीन, उच्छीन, सत जोड़ चिदानंद, सच्चिदानंद, उत जोड़ छादन, उच्छादन। उसी तरह त या द के बाद अगर ज या झ आए तो ठो ज आधा ज हो जाएगा और झ आधा ज और झ हो जाएगा। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन्य, तत् जोड़ जन्य, तजन्य आदि। उसी तरह त के बाद अगर ट ठ आए तो त के बाद अगर ट आएगा तो एक ट के नीचे दूसरा ट, अगर ट के बाद ठ आएगा तो ट के नीचे ठ आएगा। जैसे कि तत् जोड़ टीका, तट्टिका, बृहत जोड़ टीका, बृहत टीका। त के बाद अगर ड ढ आए वही नियम, ड के नीचे त के बाद ड आएगा तो एक पूरा ड, एक आधा ड, फिर पूरा ड। उसी तरह ड के बाद ड के नीचे ढ इस तरह आएगा। जैसे कि उत जोड़ डयन, उड्डयन, जलत जोड़ डमरू, जलत डमरू, भवत जोड़ डमरू, भव डमरू, महत जोड़ ढाल, महत ढाल। फिर त के साथ अगर ल जुड़ जाता है तो वो एक आधा लो पूरा लो होता है। जैसे त जोड़ उत जोड़ लेख, उल्लेख, उत जोड़ लास, उल्लास, तत् जोड़ लीन, तल्लीन, उत जोड़ लंघन, उल्लंघन। अब व्यंजन संधि का चौथा नियम, यदि त या द के बाद ह आए तो उनके स्थान पर द के नीचे ध, मतलब द हलंत और ध हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार। पहला उदाहरण का आप लोग देखिए, उत शब्द में अंत वाला वर्ण है त, उसके साथ जुड़ा हुआ है हार। हार में पहला वाला वर्ण है ह। त और ह ये दोनों जुड़कर क्या हो गया, द। द के साथ आधा द जुड़ा हुआ है, जैसे कि उद्धार, उत जोड़ हार, उद्धार। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, तत् जोड़ हित, तद्धित, उत जोड़ हरण, उद्धरण, उत जोड़ हत, उद्धत, पत जोड़ हति, पद्धति, पत जोड़ हरि, पद्धरि। या फिर ये दूसरा तरह किसे, और जो ऊपर जो जितने भी संधि है उसको किस तरह लिखा जा सकता है, इस रूप में भी प्रचलित है। जैसे कि उद जोड़ हार, उद्धार, द, त के स्थान पर द लिखा गया है। जैसे कि उद जोड़ हार, उद्धार, तद जोड़ हित, तद्धित, उद जोड़ हरण, उद्धरण, उद जोड़ हत, उद्धत, पद जोड़ हति, पद्धति। ये भी हो सकता है, ये भी मान्य है। ये ऐसे लिखने से भी ऊपर जो जैसे कि उत जोड़हार उद्धार भी होगा, उद जोड़हार उद्धार भी होगा। ये दोनों ही संधियाँ सही है, गलत नहीं है। अब आते हैं व्यंजन संधि के पांचवा नियम, यदि त या द के बाद श ह हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है, अर्थात आधा च और पूरा छ हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण को मैं समझाती हूँ, जैसे उत जोड़ श्वास। यहाँ पर पहला शब्द है उत और दूसरा शब्द है श्वास। उत का अंत वाला व्यंजन वर्ण है त और श्वास का पहला वाला व्यंजन वर्ण है श। तो त और श जुड़कर हो गया छ, जिसे हम उच्चारित कैसे करेंगे, उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। तत् जोड़ शिव, तच्छिव, उत जोड़ शिष्ट, उच्चिष्ट, मृद जोड़ साकाष्टिक, मृच्छाकाटिक, सत जोड़ शास्त्र, सच्छास्त्र, सत जोड़ शंकर, सत्शंकर, उत जोड़ श्रृंखल, उत्श्रृंखल। छठा नियम, यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद छ हो तो च आधा च और छ हो जाता है। कोई स्वर के बाद अगर एक व्यंजन छ व्यंजन हो, जैसे कि अनु जोड़ छेद। यहाँ पर अनु शब्द में अंत में अनु शब्द जो है उसका अंत वाला स्वर है ऊ, उसके साथ जो छेद है उसका पहला व्यंजन है छ। ऊ के साथ जब छ जुड़ गया तो आधा च पूरा छ हो गया। जैसे कि ये हो गया, जो छ था उसमें और आधा च जुड़ गया, जैसे कि हो गया अनुच्छेद। फिर उसका बाद वाला उदाहरण, परि जोड़ छेद, परिच्छेद।
वी जोड़ छेद विच्छेद, तरु जोड़ छाया तरुच्छाया, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद, आ जोड़ छादन आच्छादन, वृक्ष जोड़ छाया वृक्ष छाया। सातवां नियम व्यंजन संधि के क्या है? यदि त के बाद श में हलंत हो, तो मतलब पूरा स न हो, आधा स हो, तो वहाँ पर स उठ जाता है, वहाँ पर स पूरा ही लोप हो जाता है। उसके साथ स के साथ जो दूसरा अक्षर था वो त के साथ जाकर जुड़ जाता है। फिर से मैं कहती हूँ, सातवां नियम यह है, अगर दो शब्द हम जोड़ रहे हैं तो पहला जो शब्द का अंत वाला वर्ण त है और दूसरा शब्द का पहला वाला वर्ण स में हलंत या फिर आधा स है, जिसको हम आधा स भी कहते हैं, तो क्या होता है उस समय जब संधि हो जाता है उसमें यह विकार आता है कि जो आधा स था वो पूरा ही उठ जाता है और जो पूरा था वो त में हलंत था, अर्थात वो आधा ही था, तो वहाँ पर स जो आधा वाला स वो पूरा लोप पा जाता है। जैसे कि उदाहरण क्या है? उत जोड़ स्थान उत्थान, उत जोड़ स्थित उत्थित। अब व्यंजन संधि का आठवां नियम यह है कि अगर म के बाद क से भ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, म के अनुसार हो जाता है या उसी वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण बन जाता है। म के साथ अगर कोई भी व्यंजन जोड़े तो म वहाँ पर उठ जाकर वहाँ पर एक अनुसार या फिर अंग की मात्रा बन जाता है या उसी वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। जैसे कि सम जोड़ चार संचार। संचार को किस तरह और लिख सकते हैं? स में च का पांचवा वर्ण क्या है? निय है, तो आधा निय, च में आ की मात्रा र, संचार, इस तरह भी लिखा जा सकता है। उसी तरह सम जोड़ कल्प संकल्प, स में अंग की मात्रा क ल आधा ल प, इस तरह लिखा जा सकता है। या फिर श क का पांचवा वर्ण, क वर्ग का पांचवा वर्ण व है, व में हलंत देके कल्प लिख सकते हैं, संकल्प, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। और बाकी सब उदाहरण कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि सम जोड़ ध्या संध्या, शम जोड़ भव संभव, शम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, शम जोड़ जीवनी संजीवनी, सम जोड़ तोष संतोष, किम जोड़ कर किंकर, शम जोड़ बंध संबंध, शम जोड़ धी संधि। ये गया आठवां नियम। अब आते हैं नौवां नियम की तरफ। नौवां नियम व्यंजन संधि के, यदि म के बाद म ही आए तो म अपरिवर्तित रहता है, वो आधा म और पूरा म बन जाता है। जैसे कि सम जोड़ मति सम्मति, देखिए सम में अंत वाला वर्ण म है, मति में पहला वाला वर्ण म है, दोनों म जुड़ गए तो आधा म पूरा म बन गए, सम्मति। उसी तरह सम जोड़ मिश्रण सम्मिश्रण, सम जोड़ मिलति सम्मिलति सम्मिलित, सम जोड़ मिलित सम्मिलित, सम जोड़ मान सम्मान, सम जोड़ मोहन सम्मोहन, सम जोड़ मानित सम्मानित, सम जोड़ मुख सम्मुख। अब व्यंजन संधि के दसवां नियम कुछ इस प्रकार के हैं। अगर म के बाद य र ल व श स श ह इनमें से कोई भी वर्ण आए तो म के स्थान पर अंग की मात्रा हो जाता है या फिर अनुसार हो जाता है। जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ, म के बाद म के साथ अगर य के बाद जितने भी वर्ण है य र ल व श श श ह इतना आए तो म का अंग की मात्रा हो जाता है। जैसे कि सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ हार संहार, सम जोड़ लग्न संलग्न, सम जोड़ रक्षण संरक्षण, सम जोड़ क्षय संशय आदि। अब 11वां नियम, यदि स से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आए, स से पहले अ या आ से भिन्न, आ को छोड़ के दूसरा भी कोई स्वर आ जाएगा, जैसे कि ई ए ऐ आदि स्वर कुछ आ जाए तो वो जो दंतेश था वो मूर्धन्य स्व में परिवर्तित
हो जाता है। जैसे कि वी जोड़ शम, जो दूसरा वाला शब्द है उसका हमारा पहला वर्ण दंतेश है, दंतेश, लेकिन जो व में है ई की मात्रा लगी हुई है तो इसका स्वर हो गया ई की स्वर। ई स्वर के साथ जब दंतेश जुड़ गया तो वो मूर्धनेश में परिवर्तित हो गया। जैसे कि हम विषम, नी जोड़ सेध निषेध, नी जोड़ सिद्ध निषिद्ध, अभी जोड़ सेक अभिषेक, परि जोड़ सद परिषद, नी जोड़ स्थान निस्नान, अभि जोड़ सिक्त अभिषिक्त, सु जोड़ सुप्ति सुसुप्ति, उपाद जोड़ सद उपनिषद, उपनि जोड़ सद उपनिषद, इस तरह का है। लेकिन इसमें कुछ उपवाद भी है, जिस तरह की जहाँ पर यह नियम लागू नहीं करता है। जैसे कि अनु जोड़ शरण, यहाँ पर उ की मात्रा और स है, स्वर उ स्वर के साथ स जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स का रूप परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि अनुसरण, अनु जोड़ स्वर अनुसार, वी जोड़ स्मरण विस्मरण, वी जोड़ सर्ग विसर्ग, ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर उज स के वाला नियम, जो स दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाने वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। अब आते हैं 12वां नियम। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ हो तो स आधा वर्ण तथा त के स्थान पर ट हो जाता है। फिर से मैं कहती हूँ, अगर जो पहला शब्द है संधि करते समय जो पहला शब्द है उसका अंत वाला वर्ण मूर्धन्य स है और दूसरा शब्द का पहला वाला वर्ण त है, तो जब वो विकृत हो जाता है या फिर जब वो संधि हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो स पहला वाला सो मूर्धन्य स वो आधा स हो जाता है, उसके नीचे त न रहकर ट रहता है, ष्ट, जिसे हम कहते हैं ष्ट। और अगर मूर्धन्य स के बाद थ आता है तो वो बन जाता है ष्ठ। जिस तरह उदाहरण, उत्कृष्ट जोड़ त उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जोड़ त उत्कृष्ट, तुष जोड़ त तुष्ट, श्रुष जोड़ ति सृष्टि, सस जोड़ थ षष्ठ, पृष जोड़ थ पृष्ठ आदि। अब 13वां और अंतिम नियम। यदि द के बाद थ, क, त, थ, प या स आए तो द का त हो जाता है। फिर से मैं कहती हूँ, यदि संधि करते समय जो पहला शब्द है उसका अंत वाला वर्ण द हलंत हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क, त, थ, प या श हो तो वो जो द है वो बदलकर त हलंत में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, उत जोड़ कोच उत्कोच, मृद जोड़ सिका मृत्तिका, मृद जोड़ तिका मृत्तिका, विपत जोड़ती विपत्ति, आपद जोड़ती आपत्ति, तद जोड़ पर तत्पर, संसद जोड़ शस्त्र संशस्त्र, संसद जोड़ सदस्य संसदस्य आदि। अभी 14वां नियम। यदि री और द के बाद म आए तो द का ण बन जाता है। जैसे रिद जोड़ म, मृद जोड़ मय मृण्मय, मृद जोड़ मृति मृण्मुति। 15वां नियम। यदि ई रू स र के बाद स्वर का क वर्ग प वर्ग अनुसार य व ह में से किसी वर्ण के बाद न आ जाए तो न का ण हो जाता है। जिस तरह उदाहरण, र के बाद र या री के बाद अगर आए, जैसे कि प्र जोड़ मान प्रमाण, नठो न हो गया, भर जोड़ न भरण, नार जोड़ अयन नारायण, परि जोड़ मान परिमाण, परि जोड़ नाम परिणाम, प्र जोड़ यान प्रयाण, तर जोड़ न तरण, शोष जोड़ ऊन शोषण, परि जोड़ नत परिणत। 16वां नियम। यदि सम के बाद कृत कृतिकरण कार्य आदि में
से कोई शब्द आए तो अनुसार बन जाता है एवं स का आगमन हो जाता है। जैसे कि समृतकृत संस्कृत, वहाँ पर स में अंग की मात्रा लगा और वहाँ पर एक स में हलंत आ गया। सम जोड़ कृति संस्कृति, सम जोड़ करण संस्करण, सम जोड़ कार संस्कार आदि। यदि परि के बाद कृत, कार, कृति, करण आदि में से कोई शब्द आए तो संधि में परि के बाद स जुड़ जाता है। जैसे कि परि जोड़ कार परिष्कार, मतलब पहला शब्द परि हो और बाद वाले कार, कृति, करण या फिर कृत इस तरह का हो तो र के बाद एक आधा स आ जाता है। परि जोड़ कार परिकार, परि जोड़ कृत परिष्कृत, परि जोड़ करण परिष्करण, परि जोड़ कृति परिष्कृति आदि। ये गए हमारे विसर्ग संधि, हमारे व्यंजन संधि। फिर आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में भी आज हम लोग आलोचना कर लेंगे। तो विसर्ग संधि में आप सबको संक्षिप्त में इसका वर्णन कर देती हूँ। जैसे कि जहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, उसे विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि का पहला जो नियम है, यदि अ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण हो जाता है। जैसे मनः जोड़ वेग मनोवेग, मनः जोड़ अभिलाष मनोभिलाष, मनः जोड़ अनुभूति मनोभूति, पय जोड़ निधि पयोनिधि, यशः जोड़ अभिलाषा यशोभिलाषा। अब इसका दूसरा नियम यह है, यदि विसर्ग से पहले और बाद में अ हो तो पहला अक्षर विसर्ग मिलकर ओय या ओ हो जाता है। जैसे अ, यशः जोड़ अर्थी यशोर्थी, मनः जोड़ अनुकूल मनोनुकूल। इसी तरह यदि तीसरा नियम यह है, अ या आ के भिन्न कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल में से कोई वर्ण हो तो इसका र बन जाता है। जैसे कि दुह जोड़ बल तो दुर्बल, पुनः जोड़ आगमन पुनरागमन, आशी जोड़ बाद आशीर्वाद आदि। चौथा नियम यह है कि विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि निह जोड़ रोग निरोग, यहाँ पर विसर्ग उठ गया। निह जोड़ रज नीरज, निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रव नीरव आदि। पांचवा नियम यह है, च या छ हो, अगर विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स, ट या ठ हो जाता है। तो जैसे कि निह जोड़ चय निश्चय, स के साथ च जुड़ गया यहाँ पर। निह जोड़ चिंता निश्चिंत, दुह जोड़ चरित दुश्चरित, हई जोड़ चंद्र हरिश्चंद्र, पुनः पुरह जोड़ चरण पुरश्चरण, इस तरह का बन जाता है। इसी तरह छठा नियम यह है विसर्ग संधि का कि विसर्ग से पहले ई या अ हो तो उसके बाद का ख प हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि निह, निह में ई है विसर्ग से पहले, दुह में ऊ है तो उसके बाद अगर क आ जाता है, निह जोड़ कपट निष्कपट, आधा स जुड़ गया वहाँ पर। दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, निह जोड़ काम निष्काम, दुह जोड़ कर दुष्कर, बही जोड़ कृत बहिष्कृत, चतुः जोड़ कोण चतुष्कोण, निह जोड़ प्रभ निष्प्रभ आदि। अभी विसर्ग संधि का सातवां नियम यह है कि अगर स श स हो तो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे नि जोड़ शुल्क निशुल्क, उसे निशुल्क भी लिख सकते हैं या फिर निःशुल्क भी लिख सकते हैं। दु जोड़ शासन दुशासन, यश जोड़ शरीर यश शरीर, इस तरह का। विसर्ग संधि का आठवां नियम यह है कि अगर विसर्ग के बाद क ख प हो तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसका जो विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे अंतः जोड़ करण अंतःकरण, प्रातः जोड़ काल प्रातःकाल, पय जोड़ पान पयःपान आदि। उसी तरह यदि अ के बाद विसर्ग हो तो उसमें क्या होता है, तो अ के भिन्न विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि
अतः जोड़ एव अतएव, वहाँ पर विसर्ग उठ गया। पयो जोड़ ओदन पयोदन, पयोदन। रज जोड़ उद्गम रज उद्गम, यहाँ पर सारे विसर्ग उठ गए। तो बच्चों आज था, यहाँ तक के था हमारे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में आलोचना। तो जल्दी से हम लोग याद कर लेते कि आज हम लोग क्या क्या सीखे। दो संधि के बारे में आज हम लोग पढ़े। एक था व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके सारे भेद के बारे में आज हम लोग आलोचना किए। तो दूसरा और एक हम आलोचना किए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने पर उत्पन्न होता है, तो उस जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय। तो मैं जल्दी से कुछ गृह कार्य आप लोग को दे देती हूँ, इसे आप लोग जरूर अपनी कॉपी में कीजिएगा। जैसे कि एक नंबर क्या है? संधि तथा संधि विच्छेद में क्या अंतर है। पहला जो इससे संधि का जो पहला वीडियो था उसमें मैं बताई थी, आप लोग वहाँ से देख के लिखिएगा या फिर से वो वीडियो देखिएगा और उसका उदाहरण सहित उसको स्पष्ट कीजिएगा। फिर दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। देखिए यहाँ पर सारे पूरे संधि विषय से ही कुछ शब्द दिए गए हैं, संधि विच्छेद दिए गए हैं, आपको उसको संधि करना है। जैसे कि यहाँ पर जिस तरह का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि सप्त जोड़ ऋषि। तो सप्त में जो पहला शब्द सप्त है उसका अंत वाला स्वर है अ, और ऋषि का पहला वाला स्वर है री। तो वो दोनों अ और री जोड़ के क्या बन गया? अर। तो इसी अनुसार सप्त और ऋषि का संधि होकर हो गया सप्तर्षि। आपको इसी तरह चंद्र में क्या स्वर है, उदय में क्या स्वर है, दोनों मिलके क्या बनेगा, इसी तरह आप लोग को पूरा व्याख्या करके उसी उदाहरण के देखकर उसी के अनुसार आपको यहाँ पर संधि करना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतने ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।